नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद सीपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में हमारा परिचय जाना और किस विषय के बारे में हम यहां पढ़ने वाले हैं इसके बारे में हमने बताया, कैसे हमारा प्लान है, क्या यहां पर पढ़ाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हमने कल चर्चा की थी। जो हमारा मुख्य विषय है भूगोल। भूगोल से हम यहाँ पर पीजीटी और टीजीटी की तैयारी के लिए आए हुए हैं। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस कराई जाएगी उन प्रश्नों की जो प्रश्न आपको बेहतर दिशा की ओर ले जाएंगे और आपका इस बार पीजीटी में चयन होगा। तो जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे। आज हमने 30 प्रश्न बनाए हुए हैं। आगे संभव हो सका तो 50 प्रश्न भी डेली करवाएंगे। हफ्ते में एक दिन ऐसा आएगा जब हम संडे को 125 क्वेश्चन करवाएंगे। बिल्कुल आपको प्रश्न यहाँ पर बराबर मिलेंगे। वो भी मैंने एक वादा आपसे शायद कल चर्चा हमने की थी कि हमारा मेन टारगेट क्या है कि प्रत्येक यूनिट को बेहतर तरीके से जितने प्रश्न हो सकें, एक एक यूनिट से जितने प्रश्न बन सकते हैं पीजीटी के सिलेक्शन के लिए, आपको वो सारे प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा प्रत्येक यूनिट से। तो बिल्कुल बहुत ध्यान से करिएगा और सारे प्रश्नों को अच्छे से करते चलिए, सबका नोट्स बनाते चलिए। जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें छोड़ते चलिए, जो नहीं आते उन्हें लिखते चलिए कहीं ना कहीं और रिवीजन करिए। इन प्रश्नों को इतनी अच्छी से आप पढ़ लीजिए, इतनी अच्छे से रिवीजन कर लीजिए कि दोबारा इन प्रश्नों को ना पढ़ना पड़े या इनमें गलतियां ना हो। बिल्कुल ये ध्यान देना ज़रूरी है कि जो हम पढ़ें उसमें गलतियां दोबारा ना हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि हमारा आज का जो विषय है। आज हम 30 प्रश्नों के साथ आपके सामने आए हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न है भूगोल के जनक। अब आपको लग रहा होगा कि इतना आसान प्रश्न। बिल्कुल आसान हो सकता है आपके लिए क्योंकि आपने तैयारी की है 2 साल से, लेकिन किसी चीज़ के आधार से उसकी शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल मुख्य आधार तो यही है कि भूगोल का जनक कौन है, बाकी सारी चीज़ें तो बाद में आनी है। जनक और पिता में अंतर क्या होता है, बिल्कुल ये जानना भी ज़रूरी है आपके लिए। अब जनक आपकी अगर पूछा जाए आपसे तो जनक भूगोल का कौन है? इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज। पिता कौन है? हिकैटियस। अब जनक और पिता में अंतर क्या है? जनक और पिता में अंतर क्या है? अंतर को समझने के लिए हम ये समझेंगे कि चीज़ें क्या होती है कि हम कहीं ना कहीं छोटे प्रश्नों को हल्के में ले लेते हैं, फिर अंत में जाकर क्या होता है परीक्षा के समय वही छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्नों को तो हम बहुत अच्छे से कर ले जाते हैं, उनमें गलतियाँ कम होती हैं क्योंकि समझदारी पर बेस होते हैं। लेकिन छोटे प्रश्न क्या होते हैं, याद करने होते हैं और हम उनको हल्के में लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। पाया पिता की जगह हम लिख दिए इरेटोस्थनीज, जनक की जगह हिकैटियस लिख कर चले आए। ये छोटी सिली मिस्टेक जो होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक, इनको देखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और कभी भी अपने नॉलेज को लेकर के, अपने ज्ञान को लेकर के थोड़ा सा भी अभिमान ना आए। बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जनक के बारे में, जनक क्या होता है? जनक होता है जिसने सबसे पहले किसी चीज़ की नींव रखी हो। जैसे मानव का जनक कौन है? भगवान, नेचर, जिसने हमें बनाया। माध्यम कौन था? पिता हमारे। तो क्या हुआ, हमारे पिता कौन हो गए?
हमारे पिता। जनक कौन हो गया? ऊपर वाला, भगवान जिसे, या अल्लाह, ईश्वर, या प्रकृति, नेचर जिसे कहते हैं हम। तो वैसे भूगोल शब्द जो है इरेटोस्थनीज महोदय ने दिया, इसलिए इनको जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की। उसके बाद क्या हुआ? भूगोल के पिता हिकेटियस महोदय माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम किए। जस पीरियोडस नामक की पुस्तक लिखी थी इन्होंने, इसलिए इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। ये 2 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन कितने हैं? 4, हेर्ज़ल, ब्लास, हम्बोल्ट, डेविस। आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही होगा? आंसर नंबर सी राइट है। हाँ, इसके साथ और एक चीज़ जानिएगा, आधुनिक भूगोल के पिता 2 हैं। कौन? हम्बोल्ट और रिटर, दोनों को माना जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व में सबसे प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण मिलता है। विश्व में सबसे प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण कहाँ मिलता है? ऑप्शन क्या क्या है? सिंधु घाटी, यूनान, मेसोपोटामिया, अफ्रीका। बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर क्या सही होगा? सी, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। भूगोल में अंधयुग का समय। अंधयुग मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ये समझ रहे हैं आप? अंधयुग मतलब ऐसा नहीं कि अंधेरा छा गया था, ऐसा कुछ नहीं है। अंधयुग का मतलब है कि भूगोल में एक ऐसा काल आया था जब भूगोल में कोई भी काम नहीं हुआ था, मतलब भूगोल के विकास में कोई भी योगदान या किसी वैज्ञानिक का या कोई भी काम नहीं हुआ था। तो उस अंधयुग का एक समय था, वो पीरियड। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने हैं, 100 से 500, 300 से 1200, 200 से 1000, 400 से 1200। इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आपका सही होगा 300 से 1200। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मेट्रोप्लाज्का नामक पुस्तक किसने लिखी? मेट्रोप्लाज्का नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला टालमी, अरस्तु, हेरोडोटस, डेविस। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, तो कौन सा सही होगा इसमें? अरस्तु, मतलब आंसर नंबर 2 इज राइट आंसर। भूगोल में अपवादवाद के जनक कौन हैं? भूगोल में अपवादवाद के जनक कौन हैं? कौन है भैया? इमैनुअल कांट महोदय जी हैं। भूगोल में अपवादवाद के जनक हैं इमैनुअल कांट महोदय। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ्स एंड इलस्ट्रेशन किसने लिखा था? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया जा रहा है। हेटनर, जेम्स हट्टन महोदय, डटन महोदय, अरस्तु। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। कौन सा सही होगा यहाँ पर? जेम्स हट्टन महोदय राइट आंसर, यही सही है। इनकी एक संकल्पना आती है। चलिए अगला क्वेश्चन, उस संकल्पना को आगे हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक रूपतावाद संकल्पना किसकी है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न क्या है? एक रूपतावाद संकल्पना किसकी है? ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक रूपतावाद संकल्पना को प्रकाशित किया था? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? जेम्स हट्टन महोदय। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या कहा था आपसे?
अगले क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि इन्होंने एक संकल्पना लिखी थी जेम्स सट्टन महोदय ने। यही संकल्पना है एक रूपतावाद, यही इनकी संकल्पना है। किस सन में आई थी? 1785 में आई थी। 1785 में आई थी ये संकल्पना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इनके 2 शिष्य भी थे जेम्स सट्टन महोदय के। कौन कौन थे? कमेंट में करके बताइएगा आप। कमेंट करके आप लोग बताइएगा 2 शिष्य कौन हैं इसमें से। एक रूपतावाद के सिद्धांत के प्रणेता जो हैं जेम्स सट्टन महोदय के 2 शिष्य थे। दोनों शिष्यों का नाम आप कमेंट में करके बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है। ये परिभाषा है। अनेक वैज्ञानिक अपने अपने समझ के आधार पर अपनी अपनी परिभाषाएं देते हैं। उसी में से एक परिभाषा है, भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है। किसने दिया था? हम्बोल्ट महोदय। किसने दिया था? हम्बोल्ट महोदय। हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे। यहाँ पर अगली क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विश्व प्रसिद्ध रचना कासमास किसने लिखी? कासमास एक ग्रंथ है, भूगोल में लिखा गया है। किसने लिखा है ये ग्रंथ? हम्बोल्ट महोदय। हम्बोल्ट महोदय द्वारा कासमास पुस्तक का या ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है। बिल्कुल। कितने खंडों में हुआ है ये आगे बताएंगे आपको, आप लोग बताइएगा। गुटसमुस किसके गुरु थे? गुटसमुस एक ऐसे वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता हैं जिनके गुरु थे। इन चारों में से हम्बोल्ट, ब्लास, रिटर, हेटनर। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही होगा? रिटर महोदय। रिटर महोदय के गुरु थे गुटसमुस। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। हम्बोल्ट ने दक्षिण अमेरिका की यात्रा कब प्रारंभ की? हम्बोल्ट ने दक्षिण अमेरिका की यात्रा कब प्रारंभ की? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। 1798 है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 1799, तीसरा ऑप्शन 1797, चौथा ऑप्शन 1895। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। कौन सा सही होगा? 1799। 1799 में हम्बोल्ट महोदय ने दक्षिण अमेरिका की यात्रा शुरू की थी, 1804 में ख़त्म की थी। 1804 में ये यात्रा ख़त्म हो गई थी। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। कंपैरेटिव ज्योग्राफी किसकी बुक है? कंपैरेटिव ज्योग्राफी किसकी बुक है? सॉरी, एक मिस्टेक हो गई थी थोड़ा, एक सेकेंड। कंपैरेटिव ज्योग्राफी किसकी बुक है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम्बोल्ट, रेटजेल, रिटर, ब्लास। रिटर महोदय। इसमें कौन सा सही होगा? रिटर महोदय की है कंपैरेटिव ज्योग्राफी। कंपैरेटिव ज्योग्राफी का दूसरा नाम क्या है? आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नहीं, अगले दिन आपको इस चीज़ का आंसर हम देंगे। आज आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। कंपैरेटिव ज्योग्राफी जो है इसका दूसरा नाम भी है, वो दूसरा नाम आप लोग बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। सेंट्रल एशिया के लेखक कौन हैं? सेंट्रल एशिया एक बुक है, इसके लेखक कौन हैं? आप बताएंगे कौन है? हम्बोल्ट महोदय हैं। कौन है? हम्बोल्ट महोदय। हम्बोल्ट कहाँ के थे? हम्बोल्ट और रिटर दोनों जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। सार्वभौमिक एकता सिद्धांत किसने दिया? सार्वभौमिक एकता सिद्धांत किसने दिया? 2 सिद्धांत हैं, एक है अनेकता में एकता, एक है सार्वभौमिक एकता। सार्वभौमिक एकता सिद्धांत किसने दिया था? हम्बोल्ट महोदय ने दिया। और अनेकता में एकता सिद्धांत किसने दिया? रिटर महोदय ने दिया। अनेकता में एकता सिद्धांत रिटर महोदय ने, सार्वभौमिक एकता सिद्धांत किसने दिया? हम्बोल्ट महोदय ने दिया।
अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। जलवायु विज्ञान के संस्थापक कौन हैं? जलवायु विज्ञान के संस्थापक कौन हैं? यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर, क्या होगा सही? हमबोल्ट महोदय। हमबोल्ट महोदय जलवायु विज्ञान के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 या प्रश्न नंबर 18। परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग किसने किया? परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग किसने किया? किसने किया था? हमबोल्ट महोदय। बिल्कुल, बर्फ से जुड़ा हुआ है, तापमान। अगले क्वेश्चन पर हम आए, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है। बिल्कुल थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, देखिएगा। जीवन में बहुत सारी समस्याएं सबके साथ आती हैं, लेकिन संघर्ष के पथ पर जो डटा रहता है वही सफल होता है। तो बिल्कुल सबके साथ, मेरे साथ भी चुनौतियां हैं, लेकिन हम आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो अच्छे से यहाँ मिल रहा है कंटेंट से मतलब रखिए, क्या मिल रहा है उससे मतलब रखिए। बिल्कुल परिस्थितियाँ स्थितियाँ मैटर नहीं करती हैं, आपको यहाँ पर मिल क्या रहा है उसको ग्रहण करिए अच्छे से, ये मैटर करता है। तो अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। समताप रेखा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? हमबोल्ट महोदय ने किया था। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका? ये हमने अभी पिछले प्रश्नों में इसकी चर्चा की थी। कासमास एक पुस्तक थी, किसने दिया था? हमबोल्ट महोदय ने दी थी। इसके कितने खंड थे हमने वहीं पर पूछा था, आपसे कहा था आगे हम इस प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो ये आ गया आपके सामने ये प्रश्न। कितने खंडों में है ये? 5 खंडों में लिखी गई है। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है। यूनिटी ऑफ नेचर संकल्पना किसने दी? यूनिटी ऑफ नेचर संकल्पना किसने दी? प्रकृति की एकता कह सकते हैं, किसने दिया था? रिटर महोदय। किसने दिया? रिटर महोदय दिए थे। अनेकता में एकता का सिद्धांत किसने दिया? अभी हमने चर्चा की थी, ये आपका एक प्रश्न हमने वहीं पर करा दिया। बिल्कुल यहाँ पर आपका रिटर सही है, राइट आंसर रिटर है। ठीक, अगले प्रश्न पर हम आते हैं। प्रश्न नंबर 22, 23 नंबर 22 तो हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है। कार्ल रिटर किसके पक्षधर थे? कार्ल रिटर किसके पक्षधर थे? किसके पक्षधर थे? कार्ल रिटर महोदय ईश्वरवादी थे। बिल्कुल, कार्ल रिटर महोदय ईश्वर, ये भगवान में आस्था रखते थे, इनको भगवान पर, नेचर पर भरोसा था। कहते थे कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें भगवान के भी हाथ में हैं। बिल्कुल है भी, ऐसा नहीं कि सब कुछ मानव ही कर लेता है ना, ये सत्य है। अगले प्रश्न पर हम आएंगे। भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, किसने कहा था? क्षेत्र विवरणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या इसका दूसरा नाम भी है, क्या है? कोरोलॉजिकल साइंस। बिल्कुल, इसका आंसर क्या सही होगा? हेटनर महोदय। कहीं कहीं पर रिस्थोपेन आपको मिलेगा तो वहाँ पर ये सही हो जाएगा, रिस्थोपेन, दोनों हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कौन है इसके प्रतिपादक? ब्लास महोदय हैं। प्रतिपादक कौन है इसके? ब्लास महोदय हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। संभववाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की? संभववाद जानते हैं आप? नियतिवाद, 3 विचारधाराएं हैं। अभी आपको भौगोलिक चिंतन में ही ये पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्लास करा रहे हैं तो तीनों चीज़ों के बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि एक होता है नियतिवाद, एक होता है संभववाद, एक होता है नवनियतिवाद। नियतिवाद के जनक कौन हैं? रटचल महोदय हैं। संभववाद के जनक कौन हैं? कौन है? ब्लास महोदय हैं। संभववाद शब्द किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था? लुसियन फेब्रे महोदय। ब्लास कहाँ के थे? फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं भाई। और उसके बाद आता है नवनियतिवाद। नवनियतिवाद के प्रतिपादक कौन हैं? ग्रिफिथ टेलर महोदय, जो क्या कहते हैं? नियतिवाद क्या कहता है? सबसे पहले नियतिवाद कहता है नेचर सर्वोपरि है। संभववाद क्या कहता है? मानव सर्वोपरि है। लेकिन नवनियतिवाद क्या कहता है? नवनियतिवाद कहता है ना तो मानव सर्वोपरि है, ना तो
प्रकृति सर्वोपरि है। मानव नेचर को कुछ समय के लिए रोक बदल सकता है, कंट्रोल कर सकता है, लेकिन परमानेंट उसको परिवर्तित या अपने कब्जे में नहीं कर सकता। जैसे रोड पर आप जाते हैं, रोड पर तो क्या होता है, रेड लाइट होती है तो आप रुक जाते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन हमेशा के लिए थोड़ी रुक जाएंगे। फिर एक समय आता है जब येलो होती है तो आप क्या करते हैं, ग्रीन होती है तो फिर आप रेडी हो जाते हैं, येलो होती है तो क्या होता है, ग्रीन पे चल देते हैं। वही होता है कि कुछ समय के लिए नेचर को आप बिल्कुल परिवर्तित कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन परमानेंट उसको अपने कब्जे में नहीं कर सकते हैं। ये नवनियतिवाद संकल्पना का उद्देश्य है। हमारा क्वेश्चन हो गया 26। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 27। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 27 नंबर प्रश्न हमारा दिया गया है, द्विचक्र संकल्पना या द्विचक्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया या किसने दिया था? डेविस महोदय। डेविस महोदय द्विचक्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अपर्दन चक्र सिद्धांत किसने दिया? अपर्दन चक्र सिद्धांत किसने दिया? ये भी डेविस महोदय का है। डेविस महोदय ही अपर्दन चक्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और द्विचक्र सिद्धांत के भी प्रतिपादक हैं। इसके बाद ढाल पतन सिद्धांत भी इनका आता है, वो भी इसके प्रतिपादक हैं। सरिता जीवन का पूर्ण चक्र, अगला प्रश्न है, सरिता जीवन का पूर्ण चक्र किसने प्रतिपादित किया? ये भी बिल्कुल वही सही है। कौन? डेविस महोदय। इन तीनों चारों प्रश्नों का उत्तर डेविस ही सही है। अगला लास्ट प्रश्न हमारा है 30वां क्वेश्चन या 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा है? ज्योग्राफी यूनिवर्सल, जिसे क्या कहते हैं, विश्व भूगोल। या किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है? 4 ऑप्शन है, हेटनर, रिटर, ब्लास, डेविस। ब्लास महोदय की, भाई ये ब्लास महोदय की पुस्तक है। तो आज का हमारा 30 प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। बिल्कुल कल हम इसी समय फिर आपके सामने आएंगे 30 प्रश्नों के साथ। कोशिश करेंगे प्रश्नों की और क्वांटिटी बढ़ाएं थोड़ा, कि और सारे। समस्या ये होती है कि प्रश्न ऐसे तो है नहीं कि कहीं से कुछ भी करा दो ना, खोजना पड़ता है क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाते चले जा रहे हैं, नेट लेवल का पीजीटी की तैयारी करा रहे हैं, तो बिल्कुल ये सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पीजीटी की सिलेक्शन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नेट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या केबीएस के लिए है, क्या नवोदय के लिए है। सारी चीज़ों का चयन होना बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ें आप पढ़ें जो आपके सिलेक्शन से जुड़ी हुई हों, अन्यथा की चीज़ें बिल्कुल ना पढ़ें। आज हमारा उद्देश्य पूरा होता है, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बिल्कुल इन 30 प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो ना आए उसे नोट्स बना लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा। कल हम इसी समय फिर आपके सामने उपस्थित होंगे 30 प्रश्नों के साथ, बेहतर चीज़ें लेकर के आपके सामने आएंगे और बेहतर तरीके से बदलाव होगा। आप जुड़े रहिए, कंटिन्यूटी के साथ लगे रहिए, पढ़ते रहिए। शुरू में थोड़ा हो सके आपको लगेगी क्या डेली 30 प्रश्न करना बड़ा कठिन, एक साथ मिल जाए, ऐसा नहीं होता। डेली थोड़ा थोड़ा, एक कहावत नहीं है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बिल्कुल बूंद बूंद से ही आपका सिलेक्शन होगा। एक साथ बिल्कुल ये मत सोचिए कि सब कुछ ग्रहण एक साथ हो जाएगा, समय लगेगा। समय दीजिए, अपने आप को दीजिए, किताबों को दीजिए। हमारे यहाँ आए हुए सभी छात्रों से निवेदन है कि जो पढ़ें वो शिद्दत के साथ पढ़ें, तभी आपका चयन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना पिछले बार वीडियो पर प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। आपका सिलेक्शन हो, आपका चयन हो, आपके जो सपने हैं, आपके सपने पूरे हों, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आगे इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए लोगों के पास, ताकि बहुत सारे बच्चों को जिनके पास
पैसे की समस्या है, जिनके पास प्रैक्टिस सेट खरीदने का पैसा नहीं है, जिनके पास क्या पढ़ना है, कौन सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, ये सोचते सोचते उनके मन में ये आता है कि यार पता नहीं क्या ही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को दूर करने के लिए उनके पास ये वीडियो ज़रूर भेजिए, देखें समझें क्या उनको बिल्कुल ये सिलेक्शन की तरफ ले जा सकता है कि नहीं, इसका मूल्यांकन खुद आप करिएगा। बिल्कुल आज पहला वीडियो है, इसके बाद लगातार निरंतर डेली एक वीडियो हमारा पड़ेगा। आप एनालिसिस करिए, पढ़िए अच्छे से। बिल्कुल आपको एक दिन ये लगेगा कि बिल्कुल सर बहुत बेहतर पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतर कंटेंट दे रहे हैं, एक दिन आपको ये लगेगा, और जिस दिन लगेगा आपको उसी दिन आपका चयन होगा। बस इंतज़ार उस घड़ी का है जब आपका सिलेक्शन हो। आप गर्व से कहें कि मैंने किसी सर से ये ज्योग्राफ़ी पढ़ी थी, ज्योग्राफ़ी के प्रैक्टिस सेट किए थे, आज कमाल कर दिए हम। बहुत सारा आशीर्वाद आप सभी को, बहुत सारी शुभकामनाएं। अगले दिन कल फिर हम इसी समय मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा, नए टारगेट के साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि।